अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है चैप्टर 16 कैपेसिटर। आप लोगों ने कैपेसिटर के बारे में चैप्टर 12 के अंदर काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग और उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसका इस्तेमाल और इस तरह की बहुत सी चीज़ें। आज हम लोगों ने ये पढ़ना है कि जिस वक़्त हम लोगों के पास कैपेसिटर में से एसी करंट पास करता है तो उस वक़्त हम लोगों के पास क्या सिचुएशन होती है। इस वक्त हम लोगों के सामने एक ऐसा सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटर है, एक हमारे पास बल्ब है, एक एसी सोर्स है और एक स्विच है। हम लोग जिस वक्त एसी सोर्स के साथ इस स्विच को ऑन करेंगे तो हम लोगों के पास जो कैपेसिटर है उसमें आप लोगों को ये जो कैपेसिटर की मदद से जो हम लोगों के पास ये बल्ब है इसके अंदर आप लोगों को एक प्रॉपर ग्लो नज़र आएगा। सवाल यहाँ पर ये है वो एसी और डीसी दोनों में कोई फ़र्क करता है, यानी क्योंकि हमने रजिस्टर में देखा कि इन दोनों की वर्किंग में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन ऐसा हम लोगों के पास कैपेसिटर में नहीं है। कैपेसिटर में जो डीसी करंट है वो कॉन्टीन्यूसली फ्लो नहीं कर पाता और उसकी रीज़न है इसकी दोनों प्लेट्स के अंदर मौजूद हम लोगों के पास जो डाइलेक्ट्रिक है वो। इस वक्त सामने आप लोगों को एक सर्किट नज़र आ रहा है। इस सर्किट में एक डीसी बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से उसकी एक प्लेट पॉजिटिव दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है, लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट के बाद अब ये इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता। और अगर आपने यहाँ पर करंट को ना रोका तो ये जो सा है इसके अंदर सैचुरेशन हो जाएगी और फिर इसके बाद ये जो सा है इसमें ये भी काम करने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि जो डीसी करंट है उसकी डायरेक्शन नहीं बदलती और उसके अंदर फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट भी मौजूद नहीं होता। अब क्योंकि डीसी करंट में डायरेक्शन नहीं बदलती है तो जो पॉजिटिव साइड है हमेशा पॉजिटिव रहनी है, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहनी है। तो जब एक दफ़ा कैपेसिटर अपनी कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग जब कम्प्लीटली फिल हो जाएगा तो अब उसके पास कोई और और चार्ज को स्टोर करने की जगह नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को जो ये सोर्स है ये बंद करना पड़ेगा और ये वापस भी फ्लो नहीं कर सकता। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग कहते होते हैं कि जो डीसी होता है वो हम लोगों के पास कैपेसिटर में कॉन्टीन्यूसली जैसा फ्लो नहीं कर पाता, क्योंकि अंदर एक डाइलेक्ट्रिक के करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट भी मौजूद नहीं है। जबकि एसी में बेटे से ऑपोजिट होता है। हम लोगों के पास आपको पता अच्छे तरीके से कि जो एसी है उसमें टाइम पीरियड होता है, उस हाफ टाइम पीरियड के बाद उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, पॉजिटिव साइड नेगेटिव और नेगेटिव साइड पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन पॉजिटिव और जो नेगेटिव हाफ साइकिल्स है उनमें भी डिवीजन है, यानी जिस वक्त 0 से t/4 तक होता है तो ये 0 से वैल्यू बढ़ रही होती है टुवर्ड्स पीक वैल्यू और फिर क्या होता है पीक वैल्यू से ये कम हो रही होती है टुवर्ड्स 0, फिर ये 0 से बढ़ती है टुवर्ड नेगेटिव पीक वैल्यू और फिर नेगेटिव पीक वैल्यू से टुवर्ड 0। तो ये तरह से 4 साइकिल्स आपके पास, यानी ये वही क्वाड्रेंट्स वाली बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, फिर 90 से 180, फिर 180 से 270, से फिर 270 से 360 वाली बात। अब क्या होता है बेटे इसमें कि जो पहला हमारा हाफ साइकिल होता है उसके अंदर यानी 0 से t/2 में जो हमारे एसी सोर्स है वो हमारी प्लेट्स को चार्ज करता है। अब जब वो पीक वैल्यू तक चार्ज कर लेता है यानी 0 से 90 डिग्री तक वो जब उसको चार्ज कर लेता है तब हमारे कैपेसिटर जो होता है उसके पास ज़्यादा चार्ज आ जाता है। जो बैटरी आपको पता है करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस है, तो उसके पास चार्जेस कम हो जाते हैं, तो कैपेसिटर के पास ज़्यादा चार्जेस होने की वजह से वो एक बड़ी बैटरी के तौर पर काम करना शुरू कर देता है और वो फिर वही चार्ज वापस बैटरी की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है, इसलिए तो वो 0 की तरफ वापस आता है। ठीक है, इसलिए बेटे इसका जो पहला हाफ साइकिल है उसमें जितनी पावर इसने ली उतनी ही पावर इसने वापस रिटर्न कर दी। फिर इसी तरह जब हम लोग के पास चेंज होता है, यानी जब हम लोगों के पास साइकिल चेंज हो जाता है यानी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो उस वक़्त अब दूसरी तरीके से चार्जिंग शुरू हो जाती है। जब दूसरी तरीके से चार्जिंग होती है उसमें भी पहला जो 0 से लेके पीक वैल्यू नेगेटिव पीक वैल्यू तक बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करती है और बाकी टाइम में फिर वो एज़ अ हायर बैटरी यूज़ होने शुरू हो जाती है और वो डिस्चार्ज होकर वापस वो चार्ज वापस कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्योर कैपेसिटर्स होते हैं उनके अंदर हम लोगों के पास जो पावर होती है वो 0 होती है, क्योंकि वो अपने ये जो पूरे साइकिल्स होते हैं इसके अंदर हमें पावर वापस कर देते हैं, यानी 0 से 90 तक 0 से पॉजिटिव पीक वैल्यू तक वो जितनी पावर लेते हैं
उतनी ही पावर वो हमें 90 से 180 में वापस कर देते हैं। फिर इसी तरह वो 180 से 270 में जितनी पावर हमसे लेते हैं उतनी ही पावर वो हमें 270 से 360 के साइकिल में वापस कर लेते हैं। इसलिए प्योर कैपेसिटर में और फिर प्योर इंडक्टर में भी ये चीज़ देखी जाएगी, वो हमारे पास कोई भी पावर मतलब उसका लॉस नहीं होता, लॉस। ये इसकी हम लोगों के पास इक्वेशन है। आपको पता है कि जो हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है वो है Q इज इक्वल टू सी वी। अगर हम लोग इसको AC की लैंग्वेज में लिखें तो Q इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास V इंस्टेंटेनियस वैल्यू और उसका जो फार्मूला है वो है V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ली है बेटे दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू टी। ये बन गया हमारे पास डेल क्यू ओवर डेल टी। सी क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन नहीं होती है, इस वजह से डेल वी ओवर डेल टी। डेल क्यू ओवर डेल टी जो है आप सबको पता है वो करंट होता है। अब जरा इसको AC और DC के ज़मरे में देखें। आपको पता है कि जो हमारे पास DC है उसमें तो वोल्टेज चेंज ही नहीं होता, उसमें तो वोल्टेज की कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसकी वजह से उसमें करंट जो होता है वो कैपेसिटर के अंदर ये वाला करंट नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि DC ब्लॉक हो जाता है, जबकि AC में तो डेल वी कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो हम लोग के पास कैपेसिटर है उसमें से AC करंट पास करता है। अब ये है आप लोगों की वेव फॉर्म। इस वेव फॉर्म को अगर आप लोग देखो तो इस जगह उसने 3 वेव फॉर्म्स बनाई हैं। एक करंट की वेव फॉर्म है जो कि ऑलरेडी एक पीक से शुरू हुई है, और एक हम लोगों के पास चार्ज Q की वेव फॉर्म है, और एक वोल्टेज V की वेव फॉर्म है। सबसे पहले तो करंट उसने 90 से क्यों शुरू किया। अब सबको ये पता है कि जब तक करंट कैपेसिटर के अंदर से फ्लो नहीं करेगा तब तक वहाँ पे चार्ज स्टोर नहीं होगा, और अगर वहाँ पे चार्ज स्टोर नहीं होगा तो वहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं होगा, क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे चार्ज स्टोर होता है पॉजिटिव प्लेट हाई पोटेंशियल पे चली जाती है, नेगेटिव प्लेट लोअर पोटेंशियल पे चली जाती है। पॉजिटिव माइनस नेगेटिव यानी हायर माइनस लोअर करें तो वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी वो आपका वोल्टेज होता है। तो जब तक करंट उसके अंदर मतलब करंट फ्लो नहीं करता तब तक चार्ज स्टोर नहीं होता। इसलिए हम लोग के पास करंट पहले आता है, वोल्टेज बाद में आता है। इसलिए हम लोगों के पास यहाँ पर जो करंट की वेव फॉर्म है उसको एक पीक से शुरू किया गया है जो कि पॉइंट P है। एट पॉइंट P हम अगर कंपैरिजन करें तो हम लोगों के पास जो करंट है वो 90 डिग्रीज पर पहुंच चुका है, जबकि वोल्टेज और चार्ज इस वक्त जीरोस पर है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग पॉइंट ए पे देखें तो पॉइंट ए पे वोल्टेज आ रहा है 90 पे, जबकि करंट का एंड पॉइंट है उस पर वो आ चुका है 0 यानी 180 डिग्रीज पर। उसके बाद बेटे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बी है, इसमें हमारा जो वोल्टेज है वो 180 पे आ गई है, और उसके कंपैरिजन में इसके साथ आर है जो कि 270 करंट की 270 फेज को शो कर रहा है। इसी तरह हम लोग के पास एस पॉइंट पर करंट अपनी वेवफॉर्म को कंप्लीट कर चुकी है, जबकि उसकी कोरस्पोंडेंस पे जो सी पॉइंट है जो कि वोल्टेज का पॉइंट है उसमें वो भी 270 पे पहुंचा है। तो हम लोग को यहाँ से क्लियर कट बात पता चलती है कि करंट जो है वो लीड कर रहा है और वोल्टेज हमारे पास लैग। ये हमारी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है जिसमें करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्री। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हम लोग के पास बेटे एक कंसेप्ट होता है जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसको समझने के लिए पहले आप जरा एक दफ़ा रजिस्टर को देखिए। जो रजिस्टर होता है वो पोजीशन जो देता है बेटे करंट के फ्लो को, उसको आप लोग कहते हो रजिस्टेंस। बिल्कुल उसी तरीके से जो कैपेसिटर है वो पोजीशन देता है टू द फ्लो ऑफ AC, उसे हम रिएक्टेंस कहते हैं। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होती है उसका एक फार्मूला होता है, V रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू I रूट मीन स्क्वायर इनटू XC। सो XC इज इक्वल टू V रूट मीन स्क्वायर ओवर I रूट मीन स्क्वायर। XC बेटे X है रिएक्टेंस का सिंबल और C कैपेसिटिव के लिए लगा है, क्योंकि जो इंडक्टर है उसमें भी रिएक्टेंस आनी है, तो उन दोनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसके नीचे हम लोग C लगाते हैं। इसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का एक और फार्मूला होता है, मैं पहले भी आपको कहा था ना कि ये फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट पर डिपेंड करता है कैपेसिटर, वो ये है XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC, और 2 पाई F जो होता है वो ओमेगा होता है। सो XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ऑपोजिशन कैपेसिटर ऑफर करता है उसका फ्रीक्वेंसी से इन्वर्स ताल्लुक है, यानी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई तो हमारी XC स्मॉल होगी यानी ऑपोजिशन स्मॉल होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो हम लोग के पास जो पोजीशन है वो ज़्यादा होकर आ जाएगी। ये हमारा बेटा आज का टॉपिक था, आप लोग इसको पढ़िएगा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुए तो वो कीजिएगा। इसके साथ ही मैंने एग्जाम्पल 2 भी
एग्जाम्पल 2 में वो कहता है 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज 24 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। सबसे पहले उसने आपको कैपेसिटेंस दिया लेकिन माइक्रोफैरेड में दिया। आपको पता है हम लोग माइक्रोफैरेड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम माइक्रो को 10⁻⁻6 कर देंगे। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी अल्टरनेटिंग का लफ्ज़ आती है, हमें समझ आ गया कि ये वी रूट मीन स्क्वायर है, इसलिए हमने बेटा उसको लिया 24 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी उनके पास 50 हर्ट्ज है। कैलकुलेट क्या करना है, एक हमने रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर करनी है और एक हमने करंट करना है। हमारे पास जो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला है 1/2 पाई एफ सी, पाई इज इक्वल टू 3.14, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, सी इज 100 माइक्रोफैरेड यानी 10⁻⁻6। हमने ये वैल्यूज पुट की, हमारे पास बेटा एक्स सी आ गई 31.8 ओहम। फिर हमने जो इक्वेशन एक और हमने रिएक्टेंस की निकाली थी जो हमने भी पीछे पढ़ी है, एक्स इज इक्वल टू वी रूट मीन स्क्वायर ओवर आई रूट मीन स्क्वायर, उसको पुट करने से वापस करंट आ गया 0.75 एम्पेयर।